जय हिंद। आज हम लोग शुरू कर ले क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। देखिए वास्तविक संख्या जानने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले वास्तविक संख्या में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए अगर कोई रूम है उसमें अगर पूछेंगे कितना बेंच है, कोई क्लास रूम है उसमें पूछेंगे कितना बेंच है, तो कैसे गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 1 से शुरू करेंगे। गिनती कोई भी वस्तु को गिनने के लिए जहां से हम गिनती शुरू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। वही चीज लिखे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उससे प्राकृतिक संख्या एन बराबर क्या, और गिनती कहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाता है। यानी कि सबसे कहाँ से प्रारंभ होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। हमें देखिए प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होता है। इसमें क्या है 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, यानी धनात्मक जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होता है। वही चीज हम लिख दिए हैं, प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है 1 से, इसीलिए लिखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सब आपको बताए पूछेंगे क्या, देखिए एग्जांपल देते हैं, क्या 1.2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 के बाद सिर्फ 2 आता है, 1.2 नहीं आता है। अगर पूछेंगे क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, काहे कि 1 पॉजिटिव होता है, 1 से शुरू ही होता है, पीछे नहीं जाता, इसलिए ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर पूछेंगे क्या 2.5 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, 2 के बाद क्या है 3 है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर हम पूछेंगे क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि 1 से शुरू ही होता है, इसलिए ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आई होप अब प्राकृतिक संख्या अब समझ आ गया होगा। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या हो गया तब मतलब सोचा गया कि अगर 0 से अगर हम शुरू करें, अगर मानिए कोई रूम में कोई सामान ही नहीं है तो हम उससे क्या चीज सूचित करेंगे या क्या बोलेंगे कि कितना संख्या है। इसलिए हम एक न्यू ग्रुप का निर्माण किया, एक न्यू संख्या का निर्माण किया जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 यानी शून्य को हम ऐड कर देंगे, शून्य शामिल कर देंगे, क्या होगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। वही चीज आपको हम लिखते हैं। देखिए अब क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो जो एक न्यू संख्या का समूह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। वही चीज लिखे हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, इसीलिए पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। पूर्ण संख्या अगर कहीं पूर्ण संख्या लिखा रहेगा उसको शॉर्ट में सिर्फ कैपिटल W लिखा जाएगा। हमको समझना है कि पूर्ण संख्या के बारे में बात बोल रहा है। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, अगर पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी कि अनंत तक चल गया, उसमें क्या है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करेंगे, शून्य को एक्स्ट्रा शामिल कर लिए तो क्या हो गया एक न्यू संख्या का समूह बना है, उसी संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये भी धनात्मक होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है। 0 से क्या होता है प्रारंभ, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या धनात्मक होता है। ऊपर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
लिख देते हैं, पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होता है। देखिए, क्योंकि 0 से शुरू होता है इसलिए पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, कोष्ठ में लिख देंगे 0 है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर हम आपसे पूछेंगे, इसको मिटा देते हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे क्या 2.3 क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि 2 के बाद एक बार 3 हो जाता है, बीच में ना पूर्ण नहीं हो रहा है, आधा हो गया 2.3 पूर्ण। देखिए, सुनने से ही लगता है पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट, ये 2.3 कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हम पूछेंगे 0 क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 है, 0 से स्टार्ट ही होता है, इसलिए 0 पूर्ण संख्या है। अब क्या, अगर बोलेंगे 7/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। 7/2 को हम डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 3 दूना 6, 1 7, 0.25 यानी 3.5 आएगा, पूर्ण संख्या है? नहीं है। अगर रहेगा 9/3 या पूर्ण संख्या है? देखिए, 3 और 3 क्या है? 3 यानी कितना है? 3 आएगा। ये नहीं है, लेकिन इससे हम बना सकते नहीं है, पूर्ण संख्या बना दिए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। जो हमको आवश्यकता है वो बन गया, इसलिए पूर्ण संख्या है, क्योंकि 3 क्या? 3 यह पूर्ण संख्या है। अगर पूछेंगे 7.3 पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि 7 के बाद क्या यहाँ अगर क्या होगा? यहाँ हो सकता है 7, 8 हो सकता है। 7 है, 7 में 8 है, 7.3 ये पूर्ण संख्या नहीं है। आई होप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए होंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जब आ गया तब लगा क्या हम 0 तो जोड़ लिए, क्या 0 से पीछे भी कोई नंबर होता है? 0 क्या है? 0 1 2 3, इससे पीछे भी कोई नंबर आता है? तब लगा हाँ माइनस वाले नंबर आता है। तब एक न्यू समूह का निर्माण किया जिसको बोलते हैं पूर्णांक, वो उसके बारे में देखिए। अब हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को अगर शामिल कर देंगे तो जो संख्या बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 सब में माइनस लगा देंगे, उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। वही चीज हम लिखे हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को कैपिटल Z या कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। देखो, पूर्णांक संख्या क्या है? देखो, पूर्ण संख्या क्या है? यह क्या है? पूर्ण संख्या। इसको गौर देखना, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इन अनंत तक जाता है। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या क्या है? गौर देखिए, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, तो 1, उसके बाद क्या है? ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 अनंत तक माइनस इन्फिनिटी तक चला है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, जिसे Z या I से सूचित करते हैं। देखिए, 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और बीच में जो शून्य है ये शून्य पूर्णांक होता है। इसको हम बोलते, इसको मिटा देते हैं, देखिए, यहाँ लिख देंगे पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक हम लिखेंगे, ये होता है धनात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में ये शून्य है तो शून्य पूर्णांक, इधर क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखिए अब क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो जब जीरो से बड़ा हो तो धनात्मक पूर्णांक होता है, इसमें लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक। एक नंबर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक पूर्णांक कब होता है, जब जीरो से बड़ा हो, यानी क्या जीरो से बड़ा हो, क्या चीज 4 जीरो से बड़ा है, ये क्या हुआ धनात्मक पूर्णांक है। और क्या होगा जीरो से छोटा, अगर कोई भी नंबर जीरो से छोटा होगा तो वह ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -4 लेस देन जीरो, क्या है जीरो बड़ा, देखिए इधर जीरो बड़ा है 4 से, जीरो से बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक होता है, और क्या है जीरो से छोटा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये हुआ धनात्मक पूर्णांक और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आपको समझ आ गया, अगर जीरो से बड़ा है तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, अगर जीरो से छोटा है इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब इसको मेरा कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ आया कि नहीं वो चेक करते हैं। देखिए अगर हमको पता है कि पूर्णांक क्या होता है, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 अनंत तक जाए। इधर क्या हुआ -1 -2 -3 -4 अनंत तक, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। अगर हम पूछेंगे क्या -2.5 पूर्णांक है, आप बोलिएगा नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, -2 -1 -3 क्या -2.5 कहीं है, नहीं ना, -2.5 है कहीं, नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। अगर बोलेंगे 0.5 क्या यह पूर्णांक है, नहीं है, 0 बाद सिर्फ 1 है तो नहीं होगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। अगर पूछेंगे 4.5 क्या यह पूर्णांक है, 4 पर देखिए 5 होगा, 5 होगा, 6 7 8 अनंत तक होगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। आई होप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या अब क्लियर में आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब गिनती सीख गए तो 1 से शुरू किए तब पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गया, जब उसमें 0 ऐड किए पूर्ण संख्या हो गया, जब धनात्मक ऋणात्मक दोनों ऐड किए तो पूर्णांक संख्या हो गया। जब तब सबको लगा अगर माइनस हो गया प्लस हो गया तो हो सकता है बट्टा में भी आएगा पॉइंट में भी आएगा, उसको कौन सा संख्या बोलेंगे, तब एक न्यू संख्या लिया उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए परमेय संख्या क्या होता है वो पहले समझिए, जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी P और Q क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है। वैसे लिखे हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q यानी अंश और बट्टा हर के रूप में व्यक्त की जा सकती है तथा P और Q पूर्णांक हो परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या P/Q के रूप में हो और P और Q क्या है पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3 फिर चल जाता है, वो पूर्णांक संख्या हो, परंतु Q का मान जो नीचे में जाए ना Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। क्योंकि परमेय संख्या को स्मॉल r या कैपिटल Q के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्या को हम स्मॉल r या फिर Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि परमेय संख्या क्या होता है P/Q यानी अंश बट्टा हर के रूप में होना चाहिए। लेकिन इसका शर्त इसको मिटाते हैं, तो इसका शर्त क्या है, अगर पूर्णांक मतलब क्या हुआ धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य। P और Q का मान धनात्मक पूर्णांक होगा या शून्य होगा या फिर ऋणात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन
कंडीशन क्या है वो बताते हैं। कंडीशन इसमें दो शर्त है। शर्त नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पी व क्यू सदैव पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक पी व क्यू सदैव पूर्णांक होना चाहिए। सेकेंड शर्त क्या है? देखिए आप बोल सकते हैं पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक में क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य भी है, तो 1/0 भी बोल सकते हैं। लेकिन सेकेंड कंडीशन है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला हर का मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? -8/2। क्या -8 पूर्णांक है? हाँ ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है। यह परमेय संख्या है। देखिए 2.5 क्या ये पूर्णांक है? ये तो पूर्णांक नहीं है, लेकिन हम दशमलव को हटा दें, इसको इस तरह लिख सकते हैं, दशमलव को हटा के नीचे 0, 25/10। 25 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है। ये क्या है? परमेय संख्या है। आपको लग रहा होगा क्या √2 है, इसको हम बाय 1 करेंगे, p/q में तो हो गया, लेकिन आपको एक कंडीशन है p व q सदैव पूर्णांक है। क्या √2 पूर्णांक है? नहीं है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। क्या √3 देखो √3 है बटा 1 दे के p/q के रूप में हो गया। क्या यह पूर्णांक है? परमेय संख्या नहीं है। ये दूसरा कंडीशन है p व q क्या है? सदैव पूर्णांक है, लेकिन q जो है 3 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह परमेय संख्या नहीं है। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए परमेय संख्या क्या होता है? जो p और q है हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, इसलिए √3 क्या पूर्णांक है? नहीं है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। आई होप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या समझ गए होंगे। अब क्या है, जब तो ये सब तो हो गया, अब हो सकता है कि रूट वाले जो उसको हम कौन सा संख्या बोलेंगे, उसको हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसको देखिए पूर्णांक संख्या कुछ एग्जाम्पल और देंगे। देखिए आपको लगा पूर्णांक क्या है? 0/1। क्या यह परमेय संख्या है? हाँ परमेय संख्या है। क्या 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है? यह परमेय संख्या है। देखो जितना भी प्राकृत संख्या है सब सारा के सारा परमेय संख्या होगा। प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक है। ये सब परमेय संख्या, सबके बारे में 1 दे सकते हैं। और ये सब 1 2 3 सब क्या है? पूर्णांक है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं। कहाँ शुरू होता है? 0 1 2 3 अनंत तक। देखिए इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं, यहाँ भी बट्टा में 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 दे सकते हैं। ऊपर में जो p का मान है 0 1 2 3, ये सारे के सारे पूर्णांक है। नीचे में जो 1 है, ये सारे क्या है? ये भी पूर्णांक है। ये तो p/q में रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए पूर्ण संख्या को हम परमेय, जितना भी पूर्ण संख्या है सारा के सारा परमेय संख्या होता है। एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझाते हैं, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा कौन प्राकृत संख्या है और कौन पूर्ण संख्या है, कौन पूर्णांक संख्या। क्या प्राकृत पूर्ण संख्या परमेय संख्या होता है, क्या प्राकृत संख्या परमेय संख्या होता है, इस सारा एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको हम समझाते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है सारा के सारा परमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्ण संख्या है सारा परमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक संख्या है सारा परमेय संख्या है। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिला देंगे, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अभी तक आप लोग जितना भी संख्या पढ़े होंगे वो तो या परमेय होगा या फिर अपरमेय होगा। अभी तक जितना भी पढ़े होंगे उस सारे को हम एक घर में बंद कर दिए, उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जब आप 11th में जाइएगा तो आगे और संख्या पढ़िएगा, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या पढ़िएगा। अभी 10th में ये सब नहीं है तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना रियल यानी वास्तविक संख्या तक ही रहना है। देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है, जितना भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या है। जितना भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्णांक संख्या है। जितना भी प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सारा परमेय संख्या है।
समझ गए। यहाँ लिख सकते हैं, इसमें यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन सभी प्राकृत संख्या, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। कैसे होते वो भी समझिए। पूर्ण संख्या मेरा क्या है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। क्या बोले, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, उसमें एक एक्स्ट्रा 0 है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या है, सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। लिखेंगे सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्णांक संख्या होते हैं। देखिए क्या पॉइंट है, सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। क्या है कि सब इसमें है, पूर्णांक संख्या के अंदर 0 1 2 3 सारा आ गया। ये प्राकृत से है, पूर्ण है, दोनों ने पूर्णांक संख्या तो हो गया। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या सारा क्या होता है, परमेय संख्या होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, सभी पूर्ण सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक, सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, समझिए, जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, सारा परमेय संख्या है। उसके बाद क्या है, वास्तविक संख्या में सभी परमेय और अपरमेय को शामिल करने पर वास्तविक संख्या मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें परमेय भी हो अपरमेय भी हो, दोनों, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को एक संख्या में शामिल करेंगे, शामिल करने के बाद प्राप्त संख्याओं को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या, एक बार लिखिए, परमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक भी होते हैं। परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, परमेय संख्या धनात्मक कब होते हैं, जब दोनों सेम चिन्ह, ऊपर और नीचे सेम चिन्ह, जैसे धनात्मक परमेय संख्या किसको, -7 और -3, ये धनात्मक परमेय संख्या। क्योंकि इसको लिख सकते हैं -7 बाय -3, दोनों कट गया, प्लस हो गया, धनात्मक होगा। या फिर -3 -4 -2, ये भी क्या है, -4 और -2, हम कैसे कर देंगे, क्या धनात्मक हो गया। तो ऋणात्मक क्या होता है, दोनों में से एक निगेटिव होना चाहिए, या तो अंश निगेटिव होना चाहिए या फिर हर निगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, -7/2 ये ऋणात्मक परमेय संख्या है। 8/-9 ये भी ऋणात्मक है। या तो अंश ऋणात्मक होगा या फिर हर ऋणात्मक होगा, दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऋणात्मक परमेय संख्या होगा। ठीक, एक कंडीशन अब जान दीजिए कि यदि हर का मान 0 हो तो क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे रियल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए, यदि हर बराबर 0 हो, अगर यदि हर बराबर 0 है, जैसे 4/0, 3/0, 9/0, 0 रहेगा तो क्या होगा। देखो मैथ में 4/0 का मतलब होता अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, होता अपरिभाषित।
4/0 का मतलब अपरिभाषित होगा, 3/0 रहेगा तब पर भी अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, या फिर 9/0 रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। आई होप आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे और परिमेय संख्या समझ हो गए होंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या सारा समझ गए होंगे। एक फ्लोचार्ट आपको ऊपर में दिख रहा है जो हम पहले समझाए थे, वो दिख रहा होगा, बनाए हुए दिख रहा होगा, उससे आप क्लियर में समझ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा समझ हो, क्लियर हो गया। फिर एक बच गया है अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, वो भी बता देते हैं। उसमें आता है देखिए अब है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो अपने से विभाजित होता है उसको अभाज्य संख्या है। देखो जो एक और खुद अपने से, देखिए एक तो सभी संख्या से डिवाइड रहता है, इसलिए उसे लिख भी दिए है। वैसी संख्या जो एक और खुद अपने से विभाजित होते हैं उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए जैसे होगा 2 में हम 1 लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3, 4 नहीं होगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगी, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 13 तो होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 17 होगा, अंत तक ये भी चल जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वैसा संख्या जो एक और खुद अपने से विभाजित होता है यानी भाग लगता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15। फिर क्या है, 2 में या तो 1 लेगा या फिर 2 लेगा, 3 में या तो 1 लेगा या फिर 3 लेगा, 5 में 1 लेगा या फिर 5 लेगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, सेकेंड है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जिसका गुणनफल 2 या 2 से अधिक हो उसके बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, या सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं वैसा संख्या जो अभाज्य नहीं हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए क्या है, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, मोर देन 2 या 2 से अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। सेकेंड है वह संख्या जो अभाज्य नहीं है उसको हम भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 गुणनखंड क्या होगा, 2 से लग सकता है, 1 से लग सकता है, 4 से लग सकता है, 2 या 2 से अधिक नहीं है। जैसे 9 हुआ, 9 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 9 से लगेगा, लग सकता है। इसलिए इसका एग्जांपल में 2 लिख लो, 4 लिख लो, 9 लिख लो, 16 लिख लेते हैं। 16 गुणनखंड क्या है, 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 16 होगा, 4 होगा, ऐसा होगा, 16 होगा। 2 या 2 से अधिक हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। आई होप प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्लियर में समझ आ गया। एक लास्ट है अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। किसको को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कोई दो संख्या है जिसका मौसो 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन क्या फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। देखिए कोई दो संख्याओं का मौसो 1 हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलते हैं कोई दो संख्या अगर उसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु 1 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखिए 16 और 15। 16 क्या होगा, 16 क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 चौका 4 3 8, 8 दूना 16, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 15 क्या होगा, 5 गुना 3, 1, इसमें भी 1 है। देखो 16 को हम तोड़ दिए, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 15 को तोड़ लिए 5 गुना 3 15। ये दोनों का कॉमन बिंदु कौन है, कॉमन नंबर क्या है, 1 है, इसलिए इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए 16 और 15 अभाज्य संख्या है। देखिए 8 और 9 ये दोनों भी है, 13 और 20 ये दोनों है, 19 और 6 ये दोनों है, ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा।
है कि कोई दो संख्या है, अगर इसका हम मौसम निकालेंगे तो एक होगा, या अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही होगा, इसीलिए बोलेंगे इसी को हम सअभाज्य संख्या। आई होप जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर होगा। अब शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, उस पूरे चैप्टर का ऑपरेशन हम देखते हैं, उसमें क्या सब पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग बने रहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। देखिए मेन है कि अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो है क्या, जैसे कोई काम करेंगे उसमें कोई प्रकार के जो स्टेप जो है उसी स्टेप को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जिस स्टेप का हम यूज करेंगे उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो प्रमेय का क्या है, सिद्ध क्या हुआ, एक कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस कथन का यूज हम एल्गोरिथम में करेंगे, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेन क्या है, एल्गोरिथम, और इसमें क्या है प्रमेय। यहाँ भी यूक्लिड विभाजन, यहाँ है एल्गोरिथम, इसमें क्या है प्रमेय का। पहले हम ये देखते हैं एल्गोरिथम और प्रमेय का क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आखिर क्या होता है एल्गोरिथम, आखिर प्रमेय का क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो आप लोग बने रहिए। अब क्या है एल्गोरिथम और प्रमेय का दोनों में अंतर क्या है, पहले वो देखिए। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान। देखो एल्गोरिथम क्या है पहले बताते हैं। जैसे अगर हम चाय बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, बर्तन को ऊपर चढ़ाएंगे, गैस को ऑन करेंगे, उसमें पानी देंगे, बॉयल करना शुरू करेंगे, चाय पत्ती देंगे, चीनी देंगे, मतलब ये सारा एक प्रक्रिया है ना। अगर इसको हम लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, अगर चाय बनाने के एल्गोरिथम लिखेंगे क्या करेंगे, पहले 1 नंबर में लिखेंगे गैस को ऑन करेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे बर्तन उस पर चढ़ाएंगे, 3 नंबर में लिखेंगे उसमें पानी देंगे, 4 नंबर में लिखे उसको बॉयल करना शुरू करेंगे। मतलब जो सारी प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। देखो सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित मतलब परिभाषित होता है। सुपरिभाषित का मतलब पहले से कोई चीज दिया है, सिद्ध किया है, उसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। पहले से कोई चीज सिद्ध किया है उसी का यूज करके जो एक लंबी श्रृंखला बनाते उसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। देखिए क्या है एल्गोरिथम, सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। आप समझ गए होंगे। देखिए अगर बोलेंगे जैसे हम कोई भी काम पढ़ने जाते हैं, हम यहाँ क्या पढ़ने जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, सारा कॉपी को बैग में लेते हैं, फिर बैग लटका लेते हैं, उसमें साइकिल पर चढ़ते फिर जाते हैं। एक स्टेप ना है कि बैग को खोले फिर कॉपी रखी, सब सारा स्टेप है। वही पढ़ने जाने की एक क्या है एल्गोरिथम है। उसी प्रकार हम चाय वाले बताए थे, चाय बनाने की एक एल्गोरिथम है। उसमें जितना भी समस्या आता है, जितना भी स्टेप आता है ना, प्रत्येक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एक एल्गोरिथम बोलते हैं। देखो अब प्रमेय का क्या होता है, प्रमेय का पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। देखिए प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में, देखिए प्रमेय का क्या होता है, पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन। देखिए सिंपल में समझिए, ये एक फार्मूला टाइप होता है। प्रमेय का कोई एक फार्मूला है जिसका यूज करके कोई दूसरे सवाल को हल करने में यूज किया जाता है, उसी को हम प्रमेय कर। जैसे आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहले से सिद्ध किया हुआ है, उसका हम यूज कर कहीं हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसी प्रकार प्रमेय का एक प्रकार सिद्ध किया हुआ एक कथन है, इसका यूज कर किसी अन्य सवाल को हम हल करते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर प्रमेय का समझ लेंगे, इसी प्रमेय का यूज करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखते हैं आप लोग। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है वो बता। देखिए इसको आप गौर से ध्यान से समझिए, इसका हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर आर विद्यमान है, जैसे बोला है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कितना पूर्णांक यूज होता है, 2 पूर्णांक यूज है। यदि क्या है, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी हमको इससे पता ये लगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको 2 पूर्णांक का यूज होता है, ए और बी। और क्या ऐसी अद्वितीय का मतलब क्या है, एकलौता मान जो कभी ना बदले,
अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। बोला है क्यू और आर का ऐसा मान जो कभी बदले ना। उस क्वेश्चन के लिए क्यू और आर का मान बदले नहीं। देखिए क्या होता है, बोल रहा है क्यू और आर विद्यमान होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 0 और बी के बीच होना चाहिए। देखिए क्या है ए और बी, आप समझिए क्या ये एक भाग है। देखो 3 5 15 हुआ, 15 7 में से 5 गया, 2 हो गया, ये हो गया। क्या है 2 8 16 हुआ, ये 0 हो गया। आप पढ़े होंगे पहले बचपन क्लास में पढ़े होते हैं क्या, भाज। ये बीच में जो है ना ये इसको बोलते हैं भाज। भाज जो बीच में रहता है उसको भाज, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक इस साइड में जो है इसको बोलते हैं भागफल, नीचे में जो इसको बोलते हैं शेषफल। एक फार्मूला होता है बीच वाला, यानी भाज बराबर होता है, भाज बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए भाजक कितना है, 3 है, 3 गुना भागफल 5 है, 15 जोड़ 2 है, क्या है 5 3 5 दिया 15 2 17, जो 17 बराबर आ गए। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, इसको बोलते हैं ए, इसको बी गुना क्यू प्लस आर, वही ना हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम करेंगे 16 बराबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0, 8 2 16, 8 2 16, 16 0 जोड़ेंगे 16। इधर क्या जो बीच में जो जिससे हम कोई भी नंबर में भाग देते हैं, जिससे हम देते हैं वो भाजक होगा है, जिसमें हम दे रहे हैं 17 में दे रहे हैं उसको भाज बोलते हैं। जो मेरा भाग मतलब जिससे भाग देने के बाद जितना मर्द में लगाएंगे उसको हम भागफल बोलते हैं। जो नीचा में जो बच जाएगा घटाने के बाद उसको हम शेषफल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ए बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, बीच में ये इसको बोलते हैं ए, नीचे में इसको है आर, मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेष होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे आपको एक अनुमान लग गया होगा कि जो शेषफल जो है, शेषफल ये क्या है बी से हमेशा कम आ रहा है। मान अगर बी से अगर ज्यादा आएगा इसको हम फिर से भाग लगा सकते हैं ना, इसीलिए शेषफल बी से कम आ रहा है, इसीलिए दिए आर मतलब शेषफल बी से कम आ रहा है। और शेषफल कभी ऋणात्मक तो नहीं होगा। क्या है यहाँ पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से, इसका मतलब R का मान 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होगा। लेकिन पूर्ण संख्या तो होगा, और ये बोल रहा है कहाँ तक पूर्ण संख्या, जहाँ पर ये B का मान जो दिया रहेगा उससे कम तक रहेगा, उसके बराबर भी नहीं आ सकते। अगर बराबर रहेगा मानिएगा 3 रहेगा, यहाँ 3 का 3 फिर से लगा सकते हैं ना, बराबर भी नहीं आना चाहिए, इसे b से छोटा आना चाहिए। इसीलिए लिखा है b का मान 0 और b से बीच में, 0 और b दोनों के बीच में r का मान रहेगा। r का मान है या तो 0 के बराबर हो सकता है, यहाँ क्या है b के बराबर नहीं है। अगर यहाँ बराबर चिन्ह आता है तो b का भी शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ बराबर एक लगा सकते, इसलिए बराबर का साइन नहीं है। बराबर का मतलब इसमें 0 भी शामिल होगा। b का जो मान रहेगा उससे पीछे, अगर मानिए कि क्या है b का मान यहाँ क्या है, r का मान 2 है, b का मान क्या है 3 है, 3 से छोटा क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 है। एक एग्जाम्पल और देते हैं तो आपको क्लियर में समझ आएगा। मानिए 4 है या 17 है, देखिए ये जो बीच में है, बीच में इसको बोलते हैं, ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ये जो इस साइड में है इसको बोलते हैं भाजक, भाजक। 4 चौका 16, 7 में 6 गया, 1 हुआ, 1 कट गया। ये जो मेरा 4 मर्त में जो लगा है इसको हम बोलते हैं भागफल।
भागफल। नीचा में जो एक आया इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यही है। देखिए इसको हम बी से सूचित करते हैं, इसको हम क्यू से सूचित करते हैं, बीच में जो है ए से सूचित करते हैं, नीचे में जो लास्ट में है इसको आर मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। क्यू मतलब कोसेंट यानी भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। शेषफल मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर आर से सूचित करते हैं। ये ए और बी है, इसमें उसका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर नहीं है, इसलिए इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम ए दिया है। वही दिया है क्या है, ए बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक क्या है, बी है तो बी गुना भागफल क्या है, क्यू। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष मतलब आर। यही चीज को हम लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। समझ गए होंगे। देखिए कंडीशन, ये कंडीशन समझिए कैसे कंडीशन दिया है। देखिए ये क्या है, आर का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। हमेशा भाजक से, ये जो बी है ना, भाजक मतलब बी का मान इससे छोटा होगा। अगर इसके बराबर आएगा तो हम चार, अगर माने यहाँ पर 4 होता, 4 का 4 लगा सकते थे कि नहीं। इसका शेषफल कभी भी देखें तो -3 आ रहा है, -2 कभी माइनस में नहीं आता है। इसका मतलब 0 क्या है, <0 हो सकता है कभी कभी शेषफल 0 भी आता है, इसलिए बराबर कर देंगे। यानी आर का मान 0 और बी के बीच होना चाहिए। 0 हो सकता है लेकिन बी का मान इसके बराबर, बी के बराबर शेषफल कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन शेषफल है लेस देन, ई बी मतलब क्या हुआ, भाजक। देखिए समझिए, बोल रहा है शेषफल का मान 0 और भाजक के बीच में होना चाहिए। शेषफल का मान 0 और भाजक ये दोनों के बीच में होना चाहिए। 0 या तो 0 भी हो सकता है, चलने वाले हैं। जो भाजक दिया उससे छोटा होना चाहिए, इसलिए दिया 0 लेस देन इक्वल टू शेषफल लेस देन भाजक। आर लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। आई होप आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्लियर में समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको और क्लियर में समझ में आ गया, जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 135 और 125 में, याद रखिएगा जो सबसे बड़ा है उसको हम भाज्य बनाएंगे, बीच में रखेंगे। बीच में सबसे बड़ा 135 है, 135 को हम बीच में लगाएंगे। जो मेरा सबसे छोटा रहेगा दोनों अंक में उसको हम बाहर में लिखेंगे 125। हम एक मर्त में लगाएंगे, एक मर्त में क्या होगा 125 हो गया। घटाएंगे 0, 5 में से 5 गया 0 और 3 में 2 गया 1, कट गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहला स्टेप का भाजक जो है उसको हम बीच में रखेंगे। इसको हम बीच में रखेंगे, बीच में 125 को हम बीच में रखेंगे 125। देखिए हम कितना से लगाएंगे, 125 था नहीं 225, अच्छा 125 से लगाते हैं। हम कितना से लगाएंगे, 10 है, 10 × 100, एक मर्द में लगाएंगे या 10 हो जाएगा, क्या 2 होगा, ये 5 आएगा हुआ। अब क्या 10 दूना 20 आया, ये 5 आया 5। देखिए ये अब क्या 5 आया। अब क्या करेंगे, इसका शेष फल से सेकेंड का जो भाजक, इस सेकेंड के लिए भाजक है, इस भाजक को हम कोष्ठ के अंदर बंद करेंगे 10, 5 दूना 10, यानी शेष फल 0 आने के ऊपर में जो मेरा भाजक रहेगा वही क्या हो जाएगा, 900 तो हो ही है, लेकिन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके बनाना है। आपको पता है क्या इसमें क्या करेंगे, चरण लिखेंगे, स्टेप कितना स्टेप बना है तो लिखेंगे चरण में।
फर्स्ट चरण क्या है? फर्स्ट चरण ये वाला है, ये है, इसको हम लिखेंगे 135 बराबर 125 गुना 1, 125 गुना 1 जोड़ में कितना होगा? 10। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड ये है, सब 125 बराबर क्या होगा? 10 गुना 12। 125 भाज्य क्या? भाजक गुना भागफल, 10 गुना 12, 10 गुना 12। जोड़ शेष है, इसके लिए शेष क्या है? 5, तो जोड़ में 5। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है, भाज्य क्या है? बीच वाले, इसके लिए लास्ट के लिए भाज्य क्या है? बीच वाले 10 बराबर क्या हो? इसका भाजक क्या है? 5, भाजक गुना भागफल 5 गुना 2, 5 गुना 2, शेष कितना है? 0 हो गया। 0 जब आ गया, शुरू में जो है भाजक वही उसका HCF होता है। नीचे हम लिख देंगे अतः मोसो बराबर 5। यही आपका आंसर होगा। आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आएगा। तो पर एक और समझिए, 135 है और 125 है, दोनों में देखेंगे जो सबसे बड़ा है उसको अंदर में रखेंगे, जो सबसे बाहर है उसको हम बाहर में लिखेंगे। 135 और 125 में 125 छोटा है, इसको हम बाहर रखें, 135 बड़ा है उसको अंदर रखें। तो एक मर्त में लगाएंगे, एक मर्त में 135 में से 125 घटाएंगे 10 आएगा। अब जो फर्स्ट का जो भाजक रहेगा उसको हम अंदर में बंद कर देंगे, बंद के 125, तब 10 एक मर्त लगाएंगे, 10 हुआ, 2 में 0 गया 2, फिर 5 उतरा, 10 दूना 20, 5 हुआ। इसका कंप्लीट हो गया। इसका जब तक भाग कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको हम भाग लगाते रहेंगे। जब इसका कंप्लीट हो गया तो क्या शेष आया 5। अब शेष भर आया 5, तो सेकेंड में जो भाजक रहेगा उसको हम अंदर बंद करेंगे। तो बंद कर दिए, 5 दूना 10 आ गया। अब हमको पता है यूटिल विभाजन प्रमेय क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। इसी फार्मूला को बैठा देंगे। इसके लिए A का मान क्या हो जाएगा? इसके लिए 135 है, 135 बराबर 125 गुना 1 प्लस 10, 125 गुना 1 प्लस 10। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर 125 है, 125 बराबर 10 गुना 12, 10 गुना 12, शेष कितना है? 5 है, तो प्लस में 5 करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर चरण क्या है? इसका भाज्य कितना है? भाज्य है जो बीच में रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। भाज्य 10 है, तो 10 इक्वल टू 5 गुना 2, तो 5 गुना 2, भाजक गुना भागफल, जोड़ में शेष क्या है? 0 है। देखो लास्ट में अगर 0 आ गया, 0 आने के बाद लास्ट का जो भाजक रहेगा वही उसका मौसो होगा, जो B का मान है, लिख दिया था मौसो बराबर 5। आई होप आपको क्लियर में समझ आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए आपको AB में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे बीच में जो है उसको हम बोलते हैं भाज्य, जो बाहर रहता है उसको बोलते हैं भाजक। जो मेरा आंसर आता है इस साइड, जितना मर्द में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं भागफल। जो नीचे में आता है उसको बोलते हैं शेषफल। वही चीज को हम युटिल विभाजन प्रमेय में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? शेषफल को स्मॉल r से, भाज्य को A से, भाजक को B से, भागफल को Q से। अब होगा भाज्य न है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, लिख देंगे भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या है? शेषफल, गोजोल शेषफल। जिस चीज से हम रिप्रेजेंट किए उस भाज्य बराबर क्या है? A है, हम यहाँ लिख देंगे A।
भाजक बराबर क्या है, बी एच बी। भागफल बराबर क्या है, क्यू है तो गुना क्यू। और शेषफल बराबर क्या है, आर एच जोड़ में आर है, जोड़ आर है। उसी को हम सजा के लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही चीज है ना। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा सा। 2 है, 9 है, 2 चौका 8, 1 हुआ, 1 हो गया, 1 तो हो गया, हम लिख देंगे 9 बराबर ए बराबर बी क्यू, 2 गुना 4, 2 गुना 4 जोड़ 1, ये हो गया। एक चीज और समझिए, ये हो गया आर का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया आपको ए का मान, और ये हो गया आपको क्यू का मान। देखिए क्या समझिए, मेरा साइड में एक कंडीशन क्या था, आर जो है लेस देन बी का, लेस देन इक्वल टू 0 का। और जो प्रमेयिका हम पढ़े थे उसमें था क्यू और आर जो है पूर्ण संख्या, क्यू और आर में पूर्ण संख्या विद्यमान है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है हम बताते हैं। देखो आपको पूर्ण संख्या पढ़ाई थी थोड़ा देर पहले, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। देखिए क्यू और आर, क्यू मतलब क्या हुआ, भाजक का मान हो सकता है पूर्ण संख्या, कभी भी 0 भी आ सकता है। थोड़ा देर पहले हम भागफल में हम 0 लाकर बताए थे, भागफल में 0 1 2 3 4 भी आ सकता है। क्यू मतलब भाजक हो गया, और क्या है आर मतलब रिमाइंडर, शेष में 0 1 2 3 4 आ सकता है। कब, जब शेषफल, याद रखना है जो हमारा भाजक है उससे, भाजक से हमेशा शेषफल कम रहेगा, बी से हमेशा आर कम होगा, इसीलिए बी से हमेशा आर कम है। बी कम है, बी लेस देन आर का मान हमेशा बी से कम रहेगा। आर का मान बी लेस देन आर का मतलब क्या है, बी बड़ा है आर छोटा है। बी का मान हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। और छोटा मतलब कहाँ तक छोटा होना चाहिए, काहे कि पूर्ण संख्या है क्यू और आर का मान, इसलिए 0 तक हो सकता है, 0 और बी के बीच होगा। आई होप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको क्लियर में समझ आया है। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा हो गया। देखिए क्या है, पहले देखेंगे दोनों में सबसे छोटा कौन है, 135 है, 135 को यहाँ लिख देंगे, लास्ट में 225 है, 225 लगा देंगे। देखो 135 दूना 270 होता है, या 225 से हम 1 मिनट में लगाएंगे, 135, 5 में से 5 घटा दिए 0 होगा, पैसा लेंगे 12 में से 3 गया, 9 3 12 9 हो गया, ये कट गया। अब क्या बोले, फर्स्ट का जो भाजक है उसको हम डब्बा में बंद करेंगे, फर्स्ट का भाजक यही है, इसको हम लिखेंगे 135 लिख देंगे। देखो 9 दूना 18, 90 में 2 शून्य अगर 180 हो जाएगा, लेकिन 135 है, 1 में लगाएंगे, 90 हुआ, क्या होगा फिर 5 0, देखो 0 हो गया, 5 हो गया। अब 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, 4 होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड का जो भाजक है उसको फिर से डब्बा में बंद करेंगे, 90। अब क्या 45 दूना 90, शेष पर 0 आ गया। अब क्या यहाँ से हम 900 तो लिख देंगे, 900 बराबर क्या है 45। देखिए आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, अब ये नहीं भी बनाइएगा तब पर भी नंबर मिलेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, चरण लिखना पड़ेगा, काहे कि मेन यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो यही ना है, इसलिए हम ये चरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा। चरण फर्स्ट चरण क्या होगा, 235 यानी भाज्य क्या है, इसके लिए फर्स्ट के लिए 225 लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुना 1, 135 गुना 1 जोड़ में 90 लिखेंगे, 90 का है कि शेषफल 90 है। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड के लिए क्या है, 135 भाज्य के बराबर है,
135 बराबर होता है 90 गुना 1, लिख देंगे 90 गुना 1, जोड़ में क्या है शेष 45 यानी 45 है तो 45 लिख देंगे। थर्ड क्या है, इस थर्ड के लिए भाज्य क्या है 90 है तो 90 बराबर क्या है 45, चलिए भाजक कितना है 45 भागफल 2, 45 गुना 2 प्लस 0 लिख देंगे 45 गुना 2 प्लस 0, यही हुआ आपका चरण। और लास्ट में लिख देंगे अतः महत्तम समावर्तन या HCF बराबर कितना है 45। देखिए अगर आप अपना एग्जाम ये सारे नहीं लिखिएगा तो ये मेन चरण लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। काहे कि मेन तो यही नहीं, प्रमेयिका तो यही नहीं है, A बराबर BQ प्लस R यही तो है। ये तो एक सिर्फ ये दिखा, इसी के मदद से हम इसी से हम ये बना, लेकिन अब ये नहीं लिखेगा चलने वाला है, और दोनों लिख दीजिए तो सबसे अच्छा बेहतर हो जाएगा। इसलिए 135 और 225 फिर से समझ लीजिए, 135 और 225 में देखना है जो सबसे बड़ा है उसको हम बाहर लिखेंगे। अब उसके बाद डिवाइड लगाएंगे, 135 में x लगाएंगे 135 हुआ, 225 में 135 घटाएंगे 90 हुआ। फिर पहला का भाजक जो है उसको हम बीच में बंद करेंगे, 90 का ही 90, 135 में 90 घट के 45 होगा। अब सेकेंड का जो भाजक है 90 इसको हम फिर से बंद करेंगे, 45 गुना 90 शेष पर 0 आया। इसका हम चरण है भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ से, इसके लिए भाज ये है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ में शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ से। सेकेंड क्या है भाज 135 है, 135 बराबर क्या हो भाजक कितना है 90 गुना 1 बटा जोड़ 45, 90 गुना 1 प्लस 45। थर्ड के लिए क्या है भाज 90 है, 90 बराबर क्या होता है 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 प्लस 0, यही हो गया आपका चरण। लास्ट में लिख देंगे अतः मोसो बराबर 45। आई होप आज हम यूक्लिड विभाजन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, यूक्लिड विभाजन भी बताए थे, 2-3 क्वेश्चन भी बताए थे, आपको क्लियर में समझ आया। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिएगा।